जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे संविधान सभा की सदस्य संख्या के संदर्भ में। संविधान सभा की सदस्य संख्या के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में 324 सदस्य संख्या थी। प्रथम अधिवेशन दोस्तों, जब संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उस वक्त 211 सदस्य थे। प्रथम बैठक आप जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो प्रथम बैठक में 204 सदस्य थे। 204 में से 10 जो है महिलाएं शामिल थी। फिर आप देखेंगे अंतिम बैठक। अंतिम बैठक में दोस्तों 284 सदस्य थे और कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य शामिल थे। तो ये दोस्तों संविधान सभा की सदस्य संख्या को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये मिलान के रूप में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माउंटबेटन योजना में 324 सदस्य, प्रथम अधिवेशन में 211 सदस्य, प्रथम बैठक में 207 सदस्य, अंतिम बैठक में 284 और कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य शामिल थे। अब दोस्तों संविधान सभा के कार्यकाल में जो क्रमानुसार है उसको व्यवस्थित करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो कालक्रम में लगाने के लिए आपको तारीखें जो है पता होनी चाहिए, यानी कि आपको डेट याद होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव पेश दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947 को किया गया। ये दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पेश है और ये पारित है। तो जब आपसे पेश पूछा जाए तो 13 दिसंबर 1946 और पारित पूछा जाए तो 22 जनवरी 1947। संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949। आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान बन गया तो इसको स्वीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। फिर कुछ समय बाद संविधान को लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा के जो कार्य हैं कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसकी तारीखें जो हैं यानी कि डेट आपको ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव पारित 22 जनवरी 1947। संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 और लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अब दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के संदर्भ में पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 61वां संविधान संशोधन है ये भारत के संविधान में 1989 में किया गया था और इस संविधान संशोधन का संबंध था मतदाता की आयु को लेकर। क्योंकि दोस्तों मतदाता की आयु जो थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। इसके बाद एक पॉइंट और नोट करिए, ये जो 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे। तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में ही ये 61वां संविधान संशोधन किया गया और इसी के तहत 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई मतदाता के लिए। तो ये नोट पॉइंट करेंगे। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 53 के संबंध में। अनुच्छेद 53 के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 53 है वो ये कहता है कि केंद्र की जो कार्यपालिका का प्रधान है वो राष्ट्रपति होगा। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि केंद्र में जो कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 53 में है। केंद्र की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आप जानते हैं कि कार्यपालिका का कार्य क्या होता है।
कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र की जो संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में होती है और केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है संविधान में। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एकल संक्रमणीय समान या एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय समान या आनुपातिक प्रतिनिधि गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा। फिर आप देखेंगे ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इस निर्वाचन में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये नोट करें कि बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और ये निर्वाचित सदस्य कहाँ के होने चाहिए? लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय समान आनुपातिक प्रतिनिधि गुप्त मतदान पद्धति से होता है। तो ये पॉइंट नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में। ये दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 61 में है। पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 में है। ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए क्यों लाई जाती है? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर चलाया जाता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। फिर आप देखेंगे ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये दोस्तों संसद के द्वारा चलाई जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। फिर आप ध्यान देंगे ये जो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है इसका प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों में पेश कर सकते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी सदन में आप जा सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। फिर आप देखेंगे इस प्रस्ताव की सूचना जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले होनी चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना जो है मिलनी चाहिए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले उन्हें कितने दिन पहले सूचना दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 14 दिन पहले। तो ये कुछ पॉइंट नोट करेंगे। आगे देखेंगे संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इस संविधान संशोधन के तहत कुछ कार्य किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, उनमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें परिवर्तन किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। मूल कर्तव्य जानते हैं कि भारत में नहीं था, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य था ही नहीं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत ही दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ये बहुत बार पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए। तो ध्यान रखिएगा 3। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए?
तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। 3 शब्द कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में ये जोड़ा गया। फिर आप देखेंगे इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही दोस्तों लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आप जानते हैं कि वर्तमान टाइम में तो लोकसभा का जो अवधि है वो 5 वर्ष का ही है, लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष से बढ़ाकर इसका कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष के कर दिया गया। लेकिन उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे दोबारा से 5 वर्ष कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।